मैंने आग के बारे में हमेशा यही सोचा था कि वो दो काम करती है, या तो रोशनी देती है या फिर राख छोड़ जाती है। लेकिन नालंदा की आग के बारे में सोचता हूं तो लगता है कुछ आगे तीसरा काम भी करती है। वे सदियों तक सवाल छोड़ जाती है। मैंने उस आग को देखा नहीं, न मैं उस रात वहां था, न उन विहारों की सीढ़ियों पर, न उन गलियारों में, न उन कोठरियों में जहां कभी भिक्षु बैठे होंगे, न उन कक्षों में जहां कोई वाक्य जन्म लेता होगा, कोई शास्त्र खुलता होगा, कोई तर्क अपनी सबसे पैनी शक्ल में चमकता होगा। फिर भी अजीब बात है, उस आग का धुआं आज भी मेरे भीतर उठता है। क्योंकि कुछ जलना सिर्फ चीजों का जलना नहीं होता, कुछ जलना एक युग का जलना होता है, एक भरोसे का, एक पद्धति का, एक तरह की सभ्यता का, जो तलवार से नहीं विचार से अपना कद बनाती है। और मैं आज नालंदा की कहानी सिर्फ उसके जलने की कहानी की तरह नहीं कहना चाहता। मैं उसे उसके जलने से पहले की रोशनी में देखना चाहता हूं। क्योंकि जो सिर्फ राख देखता है वो नुकसान समझता है, जो पहले की रोशनी देख लेता है वही असली हानि पहचानता है। मुझे ये भी कहना है, नालंदा जल गया कहना आसान है, लेकिन नालंदा क्या था ये कहना मुश्किल है। वो सिर्फ एक जगह नहीं था, वो सिर्फ इमारतों का समूह नहीं था, वो सिर्फ एक बौद्ध विहार नहीं था। वो एक ऐसी आदत था जिसमें ज्ञान को संग्रह नहीं, साधना माना जाता था। और शायद इसी वजह से नालंदा की आग की लपटें जितनी ऊंची ईंटों में उठी होंगी, उससे कहीं ऊंची उसकी खबर स्मृति में उठी। वही खबर, वही टीस, वही प्रश्न आज भी मुझे उसके खंडहरों के पास खड़ा कर देते हैं। मैं अगर सीधे उस मशहूर दृश्य पर चला जाऊं, आक्रमण, धुआं, लपट, भागते हुए लोग, बिखरती पांडुलिपियां, तो कहानी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि किसी भी बड़ी तबाही को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ता है कि आखिर तबाह क्या हुआ था। कई चीजें टूटती हैं और इतिहास में एक फुटनोट बनकर रह जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें टूटती हैं तो पूरी सभ्यता उनकी आवाज सुनती है। नालंदा उन्हीं में से एक था। मैंने हमेशा महसूस किया है कि ज्ञान की दुनिया बड़ी नर्म दिखती है। उसमें तलवारें नहीं चमकती, घोड़े नहीं दौड़ते, झंडे नहीं फहराते। बस लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बहस करते हैं, लिखते हैं, संशय करते हैं, फिर सीखते हैं। ऊपर से ये सब बहुत मामूली लगता है, लेकिन सभ्यता की सबसे गहरी ईंटें अक्सर इसी शांति में रखी जाती है। नालंदा की त्रासदी भी शायद यही है। वो किसी युद्ध भूमि की तरह नहीं गिरा, वो एक बौद्धिक नगर की तरह जला। और जो जगह विचारों से बनी होती है, उनकी राख देर तक उड़ती रहती है। मैं आज जब इस कथा में उतर रहा हूं, तो अपने भीतर एक छोटी सी सावधानी भी लेकर उतर रहा हूं। क्योंकि नालंदा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ इतिहास है, कुछ किंवदंती, कुछ श्रद्धा, कुछ अतिशयोक्ति और कुछ राजनीति की धूल। मैं चाहता हूं कि इस कहानी में जहां शिलालेख है, वहां शिलालेख की सख्ती रहे। जहां यात्रियों का बयान है, वहां उनकी आंखों की गर्मी रहे। जहां अनुमान है, वहां अनुमान ही कहा जाए। इतना तय है कि आज के बिहार में राजगीर के पास नालंदा के जो पुरातात्विक अवशेष हैं, वे एक लंबे समय फलक को समेटे हुए हैं। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के अवशेष, और 5वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच यह दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण मोनास्टिक कम स्कोलास्टिक केंद्रों में रहा।
आज दिखने वाले परिसर में 11 विहार, 14 मंदिर, चैत्य और अनेक छोटे स्तूप श्राइन शामिल है। 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और फिर भी मैं जानता हूं, जो आज बचा है वह पूरा नालंदा नहीं है, वह तो बस उसकी बची हुई सांस है। कई लोग नालंदा को दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कह देते हैं। कहना सुंदर है, सुनना गर्व से भरा हुआ है, लेकिन इतिहास अक्सर नारों से थोड़ा अधिक सावधान होता है। मैं जब नालंदा की ओर देखता हूं तो उसे सबसे पहले एक महाविहार के रूप में देखता हूं। एक बड़ा बौद्ध मठीय शैक्षिक केंद्र, जहां निवास, अध्ययन, वाद विवाद, दर्शन, अनुशासन और बौद्धिक परंपरा एक साथ सांस लेते थे। यूनिवर्सिटी शब्द आधुनिक है। यूनेस्को के आइकॉमॉस मूल्यांकन ने भी इस बात पर सावधानी बरतने को कहा कि नालंदा को आधुनिक अर्थों वाले विश्वविद्यालय की तरह सीधे सीधे ना पढ़ा जाए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अपने समय में ये व्यवस्थित, विशाल, आवासी, दीर्घजीवी और अंतरक्षेत्रीय बौद्धिक केंद्र था, जिसका असर बाद के महाविहारों और तिब्बती मठ शिक्षा परंपरा तक गया। मुझे ये सावधानी अच्छी लगती है, क्योंकि इससे नालंदा छोटा नहीं होता, बल्कि साफ दिखाई देता है। हम अक्सर इतिहास को बड़ा दिखाने के लिए शब्दों को बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें बड़ा साबित करने की जरूरत ही नहीं। वे अपने अवशेषों में भी वैसी ही गरिमा रखती हैं, जैसी कई इमारतें अपनी पूरी दीवारों में नहीं रख पाती। मैं कल्पना करता हूं, एक लंबा परिसर, विहारों की कतारें, आंगन, सीढ़ियां, गलियारे, प्रार्थना स्थल, स्तूप, अध्ययन कक्ष, शिक्षक, शिष्य, आगंतुक, यात्रियों की थकान, वाद विवाद की चमक, मौन की परतें, और उन सब के बीच ये गहरा भरोसा कि ज्ञान सिर्फ रखा नहीं जाता, जिया भी जाता है। नालंदा का महत्व शायद सिर्फ इस बात में नहीं था कि वहां क्या पढ़ाया जाता था, उसका महत्व इस बात में भी था कि वहां पढ़ना एक सामूहिक संस्कार था। अकेला अध्ययन नहीं, एक बौद्धिक समुदाय, एक अनुशासित जीवंतता, एक विचार नगर। और सच तो ये है, जो सभ्यताएं ऐसे नगर बनाती हैं, वे सिर्फ राजधानियां नहीं बनाती, वे स्मृति बनाती है। नालंदा की शुरुआत को लेकर 2-3 परतें साथ साथ चलती हैं। एक परत श्रद्धा की है, वह से बुद्ध और महावीर के समय तक ले जाती है। दूसरी परत पुरातत्व की है, वह कहती है कि यहाँ की मठ स्थापना का ठोस दिनांकित विकास गुप्त काल से जुड़ता है। ब्रिटानिका और पुरातात्विक शोध दोनों यह संकेत करते हैं कि परंपरा नालंदा को बुद्ध और महावीर के युग से जोड़ती है, पर खुदाई और आरंभिक साक्ष्य इसके संगठित मठीय विकास को 5वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्त काल से जोड़ते हैं। चीनी यात्रियों की परंपराएं शक्रादित्य नामक संस्थापक का उल्लेख करती हैं, जिसे कई इतिहासकार कुमारगुप्त प्रथम से जोड़ते हैं। नालंदा के अवशेषों से मिली आरंभिक मुद्राएं और साक्ष्य भी 5वीं शताब्दी की ओर इशारा करते हैं। वहीं कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि इस स्थान की धार्मिक शैक्षिक महत्ता उससे पहले की भी हो सकती है, पर बड़े महाविहार का आकार बाद में बना। मुझे इस तरह की शुरुआतें बहुत मानवीय लगती हैं। इतिहास कभी एक ही दरवाजे से नहीं खुलता, वो आधा मिट्टी से, आधा कथा से, आधा शिलालेख से, आधा स्मृति से सामने आता है। और हमें हर बार यह सीखना पड़ता है कि श्रद्धा और प्रमाण दोनों की अपनी अपनी भाषा होती है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, तो नालंदा किसी एक दिन स्थापित नहीं हुआ होगा, वो धीरे धीरे बना होगा।
जैसे कोई पेड़ बनता है, पहले जमीन चुनता है, फिर जड़, फिर छाया, फिर लोग उसके नीचे आने लगते हैं। राजगीर के आसपास का यह क्षेत्र पहले से धार्मिक और बौद्धिक हलचलों से भरा हुआ था। ऐसे में नालंदा का उभरना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक लंबी सांस्कृतिक तैयारी का परिणाम था। यह जानकर मेरा नालंदा के लिए सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि तब वो अचानक उठी हुई इमारत नहीं लगता, वो एक क्षेत्रीय चेतना का परिपक्व रूप लगता है। मैं जब नालंदा की बनावट के बारे में पढ़ता हूं, तो मुझे हमेशा उसमें एक अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। धर्म और दिनचर्या का, मौन और बहस का, निवास और बौद्धिक श्रम का। आज जो पुरातात्विक अवशेष बचे हैं, वे दिखाते हैं कि वहां के विहार आमतौर पर आयताकार प्रांगणों के चारों ओर बने आवासीय शैक्षिक ढांचे थे। कमरों से घिरा आंगन, ऊपर जाने की सीढ़ियां, सामने श्राइन और सामूहिक उपयोग की जगह। ये सब किसी अस्थायी धर्मशाला की नहीं, बल्कि एक संगठित जीवन पद्धति की गवाही देता है। यूनेस्को के दस्तावेज बताते हैं कि आंगन कक्षाओं, बहसों और धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग होते थे। ये दृश्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं सोचता हूं, ज्ञान की सबसे सुंदर जगहें वे हैं जहां अध्ययन एक कमरे में बंद होकर नहीं, जीवन के बीच होता है, जहां चलना भी शिक्षा है, बैठना भी, सुनना भी और प्रश्न करना भी। नालंदा के विहारों की कतारों में मुझे अनुशासन दिखता है, लेकिन वो सैनिक अनुशासन नहीं, वो आत्मा अनुशासन है। जैसे कोई कह रहा हो, यहां रहने का मतलब सिर्फ छत पाना नहीं, यहां रहने का मतलब अपने भीतर जगह बनाना भी है। मैं कल्पना करता हूं, सुबह का समय होगा, घंटी कहीं बजी होगी, किसी ने जल लाया होगा, किसी ने पांडुलिपि खोली होगी, किसी ने पिछली बहस का उत्तर सोचा होगा, किसी ने गुरु से मिलने से पहले अपने मन को संयत किया होगा, किसी ने पिछली रात का संशय अभी तक पकड़े रखा होगा। और फिर दोपहर की तरफ आंगन में विचारों का ताप बढ़ा होगा, क्योंकि जहां वास्तविक शिक्षा होती है, वहां पाठ याद करने से काम नहीं चलता। वहां अपनी बुद्धि को सामने रखना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है, विरोध सहना पड़ता है, और यह स्वीकार भी करना पड़ता है कि सत्य किसी एक कुर्सी पर स्थायी रूप से नहीं बैठा रहता। शायद इसीलिए नालंदा का नुकसान मुझे सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं लगता, वो बहस के संस्कार का नुकसान भी लगता है। इतिहास में कुछ जगहें ऐसी होती है जो अपने समय में ही किंवदंती बन जाती है। नालंदा उन्हीं में से एक था। गुप्तों के संरक्षण से लेकर हर्षवर्धन और फिर पाल राजाओं के काल तक यह लगातार विकसित हुआ, विस्तृत हुआ और अपने प्रभाव में गहरा होता गया। ब्रिटानिका के अनुसार गुप्त काल में इसकी मठ स्थापना हुई, हर्षवर्धन ने इसका समर्थन किया और पाल वंश के दौरान यह एक बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में फलता फूलता रहा। चीनी यात्री श्वानज़ैंग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा में शिलभद्र के अधीन अध्ययन करता रहा, उसने नालंदा को असाधारण प्रतिष्ठा के साथ दर्ज किया। उसने वहां निवास करने वाले बहुत बड़ी संख्या में भिक्षुओं का उल्लेख किया, लगभग 10,000 तक, और विविध अध्ययन का भी। लेकिन आधुनिक इतिहासकार सावधान करते हैं कि यह संख्या शायद अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है। बाद के यात्री यीजिंग ने वहां 3,000 से अधिक निवासियों का उल्लेख किया, जो संभवितः जमीन के पुरातात्विक आकार से अधिक संगत बैठता है। मुझे यह बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि हम श्रद्धा और आलोचनात्मक इतिहास दोनों को साथ रख सके, क्योंकि अगर श्वेनज़ांग ने प्रभावित होकर संख्या बढ़ा भी दी हो, तो इससे एक बात नहीं बदलती,
नालंदा अपने समय में इतना बड़ा, इतना प्रतिष्ठित, इतना सघन था कि दूर देशों से आने वाला यात्री भी उसके सामने चमत्कृत हो उठता था। और चमत्कार सिर्फ भवनों का नहीं था, वो वातावरण का था। उस जगह का था जहां ज्ञान, अनुशासन और प्रतिष्ठा एक दूसरे को पुष्ट कर रहे थे। मैं शिलाभद्र के बारे में सोचता हूं, एक वृद्ध आचार्य जिनके पास एक दूर देश से आया शिष्य बैठा है, एक छात्र जिसने हजारों मील चलकर यह जोखिम लिया कि शायद सत्य उसे यात्रा में मिले, और एक शिक्षक जो जानता है कि उसके सामने बैठा युवक आगे चलकर पूरे बौद्ध संसार में परंपरा का वाहक बन सकता है। कितना अद्भुत दृश्य है यह। नालंदा सिर्फ भारत का केंद्र नहीं था, वो यात्राओं का अंतिम पड़ाव भी था और नई यात्राओं का पहला पड़ाव भी। नालंदा की सबसे सुंदर बातों में से एक ये है कि वह केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं था, हालांकि उसकी आत्मा बौद्ध थी। वहां अध्ययन का केंद्र बौद्ध दर्शन और ग्रंथ रहे होंगे, लेकिन श्वानज़ैंग के ब्यौरों से यह भी मालूम चलता है कि वहां वेद, गणना, अंकगणित, चिकित्सा, संस्कृत, ब्राह्मण दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषय भी पढ़े जाते थे। ये बात मुझे हमेशा गहराई से छूती है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि नालंदा की आत्मा बंद नहीं थी। उसकी पहचान बौद्ध थी, लेकिन उसकी बुद्धि संवादशील थी। जिस सभ्यता को अपने विचार पर भरोसा होता है, वो दूसरे विचारों से डरती नहीं। वो उन्हें पढ़ती है, उनसे उलझती है, उनसे असहमत होती है, कभी कभी उनसे सीखती भी है। मैं कल्पना करता हूं कि वहां किसी दिन बौद्ध तर्क पर विमर्श हुआ होगा, किसी दिन व्याकरण पर, किसी दिन चिकित्सा या दार्शनिक प्रतिपक्ष पर। किसी शिष्य ने सवाल किया होगा जिसे सुनकर आचार्य थोड़ी देर चुप हुए होंगे। किसी बहस में पराजित होकर कोई और गहरा विद्यार्थी बना होगा। वास्तविक शिक्षा हमेशा ऐसी ही होती है। वो हमें सही उत्तर देने से पहले सही प्रश्न पूछना सिखाती है। और नालंदा का यह संस्कार शायद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि था। आज जब मैं हमारे समय को देखता हूं, जहां लोग अक्सर पढ़ने से पहले तय कर लेते हैं कि उन्हें मानना क्या है, जहां तर्क से पहले पक्ष चुन लिया जाता है, तो नालंदा की याद और भी तीखी हो जाती है, क्योंकि वो मुझे याद दिलाता है कि एक महान शिक्षा केंद्र का अर्थ सिर्फ ज्ञान का संकलन नहीं, ज्ञान की नैतिकता भी है। वहां पढ़ाई सिर्फ सूचना अर्जित करना नहीं रही होगी, वो अपने मन को प्रशिक्षित करना रही होगी। तभी तो वो सदियों तक स्मृति में इतनी उजली बची रही। इतिहास का एक बड़ा सौभाग्य यह है कि नालंदा को सिर्फ ईंटों ने नहीं बचाया, यात्रियों की आंखों ने भी बचाया। श्वेनज़ैंग ने उसकी प्रतिष्ठा का दृश्य दिया, लेकिन यीजिंग ने उसके रोजमर्रा का स्पर्श दिया। वह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नालंदा में लगभग 10 साल रहा, और उसने वहां के जीवन, अनुशासन और भिक्षुओं की दिनचर्या के बारे में काफी विस्तार से लिखा। उसके वृत्तांतों से हमें पता चलता है कि वहां स्नान के समय घंटी बजती थी, कई बड़े जलाशय थे, भिक्षुओं के कक्ष नियोजित ढंग से बने थे, और दैनिक जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व था। उसने भिक्षुओं की संख्या 3000 से अधिक बताई और विहार जीवन के बारीक नियमों का भी वर्णन किया। मुझे इतिहास की यही बात सबसे मानवीय लगती है। एक ओर बड़े शासक है, दूसरी ओर ये छोटे छोटे दृश्य, घंटी, स्नान, वस्त्र, कक्ष, आंगन, नियम, प्रवेश द्वार, चलना, बैठना, मिलना, यही चीजें किसी संस्थान को ईंटों के ढेर से अलग करती है। किसी भी बड़े ज्ञान केंद्र की असली शक्ति उसकी लाइब्रेरी से पहले उसकी दिनचर्या में होती है। जिस जगह की सुबह संयमित है, जिस जगह के आंगन जीवित है,
जिस जगह के लोग सीखने को तपस्या की तरह बरतते हैं, वहां से परंपरा निकलती है। मैं नालंदा की सुबह की कल्पना करता हूँ, और मुझे वो शोरगुल वाली नहीं लगती। वो धैर्य से भरी लगती है, जैसे हर व्यक्ति जानता हो कि वो किसी बहुत लंबे सिलसिले का हिस्सा है। उससे पहले भी लोग थे, उसके बाद भी लोग होंगे। वो अकेला नहीं पढ़ रहा, एक धारा में पढ़ रहा है। कितना दुर्लभ अनुभव होगा ये कि आपका अध्ययन निजी उपलब्धि ना होकर एक परंपरा में आपकी जिम्मेदार भागीदारी हो। शायद इसी भावना ने नालंदा को सिर्फ प्रसिद्ध नहीं, प्रतिष्ठित बनाया। किसी भी महान संस्था को सिर्फ प्रतिभा नहीं, संरक्षण भी चाहिए। नालंदा को यह संरक्षण अलग अलग चरणों में मिला। गुप्त शासकों से, हर्षवर्धन से, पाल राजाओं से और अन्य दानदाताओं से। श्वेनज़ैंग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा के लिए गांवों की आय समर्पित की थी। बाद के पाल काल में भी ये केंद्र फला फूला। इतना ही नहीं, नालंदा की प्रतिष्ठा भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंची हुई थी। देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र से पता चलता है कि सुवर्ण द्वीप के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा में एक विहार के पालन पोषण के लिए 5 गांव दान में दिए गए। ये सिर्फ दान का विवरण नहीं, ये नालंदा की अंतरक्षेत्रीय समुद्र पारी प्रतिष्ठा का साक्ष्य है। मुझे इस अभिलेख से हमेशा एक अदृश्य समुद्री हवा आती हुई महसूस होती है। सोचिए, बिहार की धरती पर खड़ा एक महाविहार, और उसकी धड़कन सुनाई दे रही है सुमात्रा तक। यह दृश्य मुझे भारत के उस पुराने रूप की याद दिलाता है, जिसमें संपर्क सिर्फ व्यापार का नहीं था, विचार का भी था। जहां यात्राएं मसालों और वस्त्रों के लिए ही नहीं, ग्रंथों और गुरुओं के लिए भी होती थी। नालंदा का अर्थ तब एक जगह से ज्यादा हो चुका था। वह एक प्रतिष्ठित बौद्धिक नाम बन चुका था। जैसे किसी ने कहा हो, अगर ज्ञान के मानचित्र पर कोई दीपक ढूंढना हो तो उस दिशा में चलो। यही बात मुझे भीतर तक छूती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि नालंदा सिर्फ स्थानीय चमत्कार नहीं था, वह एशिया की साझा बौद्धिक स्मृति का हिस्सा था। और जब ऐसी जगह पर आघात पड़ता है तो नुकसान भी सिर्फ स्थानीय नहीं रहता। यहीं से मैं समझ पाता हूं कि नालंदा की आग को सिर्फ बिहार, सिर्फ भारत या सिर्फ बौद्ध इतिहास तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। वह एक बड़े संवाद क्षेत्र की हानि थी। नालंदा की चर्चा होते ही सबसे पहले जो छवि लोगों के मन में उठती है, वो उसके पुस्तकालय की है। बहुत सी बात की परंपराएं और वर्णन हमें उसके विशाल ग्रंथ संग्रह की ओर इशारा करते हैं। इतना तो लगभग निर्विवाद है कि नालंदा में एक समृद्ध पांडुलिपि संपदा थी, क्योंकि श्वानज़ैंग और यीजिंग जैसे यात्री वहां से बड़ी संख्या में ग्रंथ लेकर गए, और बौद्ध ज्ञान के संप्रेषण में उसकी केंद्रीय भूमिका साफ दिखाई देती है। मैं यहाँ थोड़ा ठहरना चाहता हूँ, क्योंकि पुस्तकालय का अर्थ सिर्फ किताबों की संख्या नहीं होता। पुस्तकालय का अर्थ होता है एक समाज का अपने विचारों पर भरोसा, ये विश्वास कि शब्दों को बचाया जाना चाहिए, ये नम्रता कि जो मैं आज जानता हूँ वो भी मुझसे पहले किसी ने कमाया है, और ये उदारता कि जो ज्ञान मेरे पास है वो मेरे साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है नालंदा की असली शक्ति इन पांडुलिपियों से भी ज्यादा उस संस्कार में थी जो उन्हें रचता, पढ़ता, संभालता और आगे भेजता था। किसी पत्ते पर लिखी हुई लिपि सिर्फ लिखावट नहीं होती, वो मनुष्य की स्मृति का अनुबंध होती है। मैं कई बार सोचता हूँ, एक पांडुलिपि को लिखने में कितना समय लगता होगा, उसे नकल करने में, सुरक्षित रखने में, गुरु से शिष्य तक पहुंचाने में, दूर देश ले जाने में। फिर समझ में आता है कि नालंदा की आग ने सिर्फ कागज या ताड़पत्र नहीं जलाए होंगे,
उसमें अनगिनत श्रम घंटों, अनगिनत मस्तिष्कों, अनगिनत पीढ़ियों की जमा हुई सांस को जला दिया होगा। यही मुझे आग का असली अर्थ समझ में आता है। आग हमेशा सिर्फ वस्तु नहीं खाती, कई बार वह समय खाती है, और नालंदा में उसने सदियों का समय खाया होगा। इसलिए जब मैं नालंदा का पुस्तकालय कहता हूं, तो मेरे सामने कोई एक इमारत नहीं आती। मेरे सामने एक पूरी मानसिक दुनिया आती है, जिसमें ज्ञान को जमा भी किया जाता था, जांचा भी जाता था, आगे भी भेजा जाता था। इतनी बड़ी संस्था अगर थी, तो फिर उसके गिरने की शुरुआत कहां से हुई? ये सवाल आसान नहीं है, और सच कहूं, इसके उत्तर में एक ही कारण खोज लेना इतिहास के साथ अन्याय होगा। नालंदा का क्षय अचानक किसी एक दिन शुरू नहीं हुआ होगा। साक्ष्य बताते हैं कि पाल काल में भी ये जीवित था, पर समय के साथ बौद्ध जगत के भीतर परिवर्तन हुए, दूसरे महाविहार उभरे, संरक्षण के ढांचे बदले, और भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का व्यापक सामाजिक आधार कमजोर पड़ता गया। कुछ आधुनिक इतिहासकार ये भी रेखांकित करते हैं कि नालंदा की गिरावट को सिर्फ एक हमले से समझना पर्याप्त नहीं, वह पहले से बदलती राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। मुझे ये बात बहुत गहरी लगती है, क्योंकि हम इतिहास में अक्सर नाटकीय अंत खोजते हैं, एक खलनायक, एक हमला, एक आखिरी रात। लेकिन सच कई बार इससे अधिक जटिल होता है। बड़ी संस्थाएं मरने से पहले थकती हैं, उनकी सांसें छोटी होती हैं, उनके संरक्षण पत्र कम होते हैं, उनकी ऊर्जा धीरे धीरे बहती हुई लगती है। ये कहना नालंदा की त्रासदी को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है, क्योंकि तब हमें समझ में आता है कि कोई जगह सिर्फ बाहर से नहीं टूटती, वह भीतर से भी दुर्बल हो सकती है। सामाजिक समर्थन से, आर्थिक आधार से, वैचारिक केंद्र से कटकर। मैं इसे अपने समय से जोड़कर भी देखता हूं। हम किसी भी परंपरा के बारे में यह मान लेते हैं कि वो इतनी बड़ी है तो बनी रहेगी, लेकिन कोई भी परंपरा अपने आप नहीं बचती। उसे लोगों की जरूरत होती है, उसे संरक्षकों की, छात्रों की, प्रश्नों की, अनुशासन की, और सबसे ज्यादा उसके महत्व को समझने वाली सामूहिक इच्छा की जरूरत होती है। जहां ये इच्छा कम पड़ती है, वहां गिरावट शुरू हो जाती है, कभी चुपचाप, कभी दिखाई दिए बिना, और फिर एक दिन इतिहास कहता है, देखो, ये पतन था। अब मैं उस कठिन हिस्से पर आता हूं, जहां बहुत सी भावनाएं हैं, बहुत सा सार्वजनिक क्रोध है, और इसीलिए बहुत सी असावधानियां भी। इतना तो इतिहासकारों की मुख्य धारा में स्वीकार है कि लगभग 1200 ईस्वी के आसपास बिहार पर हुए मुस्लिम सैन्य आक्रमणों के दौरान नालंदा पर गंभीर विनाशकारी आघात पड़ा, और इसे अक्सर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के अभियानों से जोड़ा जाता है। ब्रिटानिका इसे लगभग 1200 के आसपास मुस्लिम रेड्स में सैक होने की संभावना के रूप में दर्ज करता है। लेकिन आधुनिक शोध यह भी जोड़ता है कि नालंदा का अंत ना तो बिल्कुल एक क्षण में हुआ, ना शायद उसी एक घटना से पूरा समझा जा सकता है। यानी अगर मैं ईमानदारी से कहूं, तो मुझे यह कहना होगा, हाँ, विनाशकारी हमला हुआ, हाँ, आग और ध्वंस की स्मृति गहरी है, हाँ, बख्तियार खिलजी का नाम इस प्रसंग में केंद्रीय रूप से आता है, लेकिन एक रात में सब खत्म वाली बात इतिहास की पूरी तस्वीर नहीं है। फिर भी इससे उस हमले की भयावहता कम नहीं होती, क्योंकि कोई भी ज्ञान केंद्र जो सदियों की परंपरा पर खड़ा हो, अगर उस पर तलवार उतरती है, तो चाहे वो पूरी तरह उसी दिन न मरे, उसका हृदय उसी दिन घायल हो जाता है। मैं उस क्षण की कल्पना करने से बचना चाहता हूं, लेकिन कर भी नहीं पाता। ईंटों के बीच भागते पांव, धुएं में भरती आंखें। किसी ने शायद कोई पांडुलिपि उठाने की कोशिश की होगी, किसी ने किसी शिक्षक को पुकारा होगा, किसी ने सोचा होगा, क्या यह सचमुच हो रहा है?
युद्ध को अक्सर विजेताओं के लिहाज से लिखा जाता है, लेकिन मैं वहां पराजित भवनों की नहीं, पराजित वाक्यों की तरफ देखता हूं। कितने अधूरे रह गए होंगे, कितनी बहसें वहीं टूट गई होंगी, कितने शिष्य अचानक इतिहास के अनाथ हो गए होंगे। यही वह जगह है जहां आग सिर्फ दृश्य नहीं रहती, वो एक सांस्कृतिक शौक बन जाती है। यहां इतिहास मुझे फिर सावधान करता है, क्योंकि नालंदा का नाम जितना आग से जुड़ा है, उतना ही उसके बाद बचे हुए जीवन के छोटे छोटे प्रमाणों से भी जुड़ा है। यूनेस्को के आइकॉमॉस दस्तावेज में संकेत है कि सक्सेसिव अटैक्स के बाद भी कुछ विहार सीमित रूप से उपयोग में रहे और कोई छोटी भिक्षु समुदाय बाद तक मौजूद रही। आधुनिक शोध में धर्मस्वामिन जैसे तिब्बती स्रोतों का भी उपयोग किया जाता है, जिनसे 13वीं शताब्दी में कुछ शेष गतिविधि का पता चलता है। मुझे ये बात बहुत मार्मिक लगती है, क्योंकि इसका अर्थ है आग के बाद भी कुछ लोग रुके थे। कुछ ने शायद कहा होगा, जब तक एक कक्ष बचा है, जब तक एक शिक्षक बचा है, जब तक एक ग्रंथ का कोई अंश बचा है, तब तक नालंदा पूरी तरह मरा नहीं है। मानव इतिहास की सबसे सुंदर चीजों में से एक ये है कि वह पूरी तरह हारना देर से सीखता है। वह टूट कर भी कुछ बचाने की कोशिश करता है, वह राख में भी अंगारा ढूंढता है। मैं उन अंतिम लोगों के बारे में सोचता हूं, वे शायद किसी स्वर्ण युग में नहीं जी रहे थे। उनके पास वह वैभव नहीं होगा जो श्वानज़ैंग ने देखा। वे जानते होंगे कि समय बदल चुका है, संरक्षण टूट गया है, दुनिया दूसरी दिशा में जा रही है। फिर भी वे वहां रहे। ये अपने आप में एक गहरा नायकत्व है, क्योंकि किसी संस्था को बनाना जितना महान है, उसे उसके पतन में निभाना भी उतना ही महान है। मैं इसलिए नालंदा के बारे में सिर्फ विनाश नहीं सोचता, मैं उसके बारे में धैर्य भी सोचता हूं। वह धैर्य जो आखिरी रोशनी तक दीपक को जलाए रखना चाहता है। और शायद इसी वजह से नालंदा मुझे पूरी तरह पराजित कहानी नहीं लगता। वह घायल कहानी है, अधूरी कहानी है, लेकिन पराजित नहीं। सदियां बीत गईं, धूल बैठती रही, लोग आते जाते रहे, नाम बदलते रहे, और एक समय ऐसा भी आया जब नालंदा का भव्य परिसर मिट्टी के टीलों, बिखरे ईंट पत्थरों और लोक स्मृतियों में धुंधला गया। फिर औपनिवेशिक काल में सर्वेक्षण हुए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन माउंट्स की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में व्यवस्थित खुदाइयों ने नालंदा के अवशेषों को फिर से सामने लाया। यूनेस्को के दस्तावेज के अनुसार 1904 में संरक्षण के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ और 1916 से 1938 के बीच की खुदाइयों ने इन अवशेषों को उजागर किया। मुझे इसमें एक विचित्र सांत्वना मिलती है। इतिहास ने जिसे जलते देखा, पुरातत्व ने उसे फिर बोलने लायक बना दिया। कितना अजीब है, कभी जो जगह विचारों की आवाज से भरी रही होगी, उसे बाद में फावड़ों, ब्रशों, नापजोक और सावधानी से फिर पढ़ा गया। जैसे खंडहर कह रहे हो, मैं पूरी तरह गया नहीं हूं, मुझे सुनने की विधि बदल गई है। खुदाई दरअसल मृत अतीत को जगाना नहीं, उसकी बचे हुए धड़कनों को पहचानना है। और नालंदा के मामले में यह काम सिर्फ पुरातत्व का नहीं था, यह भारत की बौद्धिक स्मृति की पुनर्प्राप्ति का काम भी था। आज जब कोई नालंदा के खंडहरों के बीच चलता है, तो वह सिर्फ ईंटें नहीं देखता, वह उन अनुपस्थित लोगों की उपस्थिति भी महसूस करता है, जो अब वहां नहीं है, लेकिन जिनकी आदतें, जिनकी बहसें, जिनकी साधना उन दीवारों की बनावट में अब भी कहीं अटकी हुई है। और शायद यही किसी महान स्थान की अंतिम जीत होती है। वह नष्ट होकर भी
स्मृति से निष्कासित नहीं होता। अब इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं फिर उसी आग के पास लौटता हूं जिससे यह कहानी शुरू हुई थी। मैंने इस पूरी कथा में एक बात बार बार महसूस की। नालंदा की आग को सिर्फ आग की तरह याद करना नालंदा के साथ अन्याय है। उसे पहले उसकी रोशनी की तरह याद करना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ जला वह इतिहास नहीं बनता। जो जलने से पहले प्रकाश देता रहा हो, उसी का जलना सभ्यता को दुख देता है। मैं आज नालंदा को एक खंडहर की तरह नहीं, एक प्रश्न की तरह देखता हूं। क्या हम ज्ञान की जगहों को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी सेनाओं, राजधानियों और बाजारों को? क्या हम पुस्तकालय को सिर्फ किताबों की अलमारी समझते हैं या उसे सभ्यता की स्मृति? क्या हम बहस को झगड़ा मानते हैं या सत्य तक पहुंचने की एक पद्धति? क्या हम परंपरा को नारा बनाते हैं या अनुशासन? नालंदा की सबसे बड़ी त्रासदी शायद ये नहीं कि वो जला। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमें बार बार जलने के बाद ही ज्ञान का मूल्य समझ में आता है। और फिर भी मैं ये कहानी निराशा पर खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि नालंदा राख में भी एक उम्मीद छोड़ता है। वो कहता है, इमारतें गिर सकती हैं, पांडुलिपियां जल सकती हैं, संरक्षण टूट सकता है, राज्य बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान की इच्छा अगर जीवित रहे तो सभ्यता फिर से उठ सकती है। शायद यही वजह है कि मैं नालंदा की आग को सिर्फ विनाश की आग नहीं मान पाता। उसमें एक और अर्थ भी है। वो मुझे याद दिलाती है कि विचार की लौ कितनी कीमती है, इतनी कि उसके बुझ जाने का दुख सदियों में गूंजता है। मैं अगर उस खंडहर के सामने खड़ा हूं तो शायद कुछ न बोलूं, बस ईंटों को देखूं, आंगनों को, टूटे हुए तलघरों को, श्राइन के बचे हुए आकार को, और फिर अपने भीतर बहुत धीमी आवाज में ये कहूं, तुम सिर्फ जले नहीं थे, तुम कभी इतने उजले थे कि तुम्हारे जलने की खबर भी इतिहास भूल नहीं पाया। यही नालंदा है, एक महाविहार, एक औद्योगिक नगर, एक परंपरा, एक स्मृति, एक चेतावनी और एक विनम्र किंतु अटल आग्रह कि ज्ञान को बचाना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं, पूरी सभ्यता की जिम्मेदारी है। और शायद आखिर में यही वो आग है जो सचमुच पूरे भारत को दिखाई दी, लपट की तरह नहीं, हानि की तरह, और हानि की तरह नहीं, स्मृति की तरह। यही थी आज की कहानी, धीमी आवाज से, सिर्फ आपके लिए। अगर आप अब भी जाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। बस अपनी सांसों को थोड़ा और धीमा कर दीजिए, धीरे से सांस भीतर लीजिए और बहुत नरमी से बाहर छोड़ दीजिए। आज की रात अब आपकी है, आराम की, शांति की, गहरी नींद की। शुभ रात्रि, सुकून भरी नींद सोइए। गुड नाइट।